चाचा चाची की कुटिलता ने सगे भाइयों विजय व अजय के आपसी रिश्तों में दरार डाल दी थी। फिर भी अजय की पत्नी आरती को उम्मीद थी कि नेहा की गोद भराई पर तो उन्हें जरूर कोई बुलाने आएगा। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए मोना प्रधान की लिखी कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है हिमशैल। अजय, अब केवल तुम्हारे लिए हम चाचा जी के परिवार को तो छोड़ नहीं सकते, उन्हें तो अपनी बेटी नेहा के विवाह में बुलाएंगे ही। बड़े भाई विजय के पिघलते शीशे से ये शब्द अजय के कानों से होते हुए सीधे दिलो दिमाग तक पहुंचकर सारी कोमल भावनाओं को पत्थर सा जमाते चले गए थे, जो आज कई महीने बाद भी उनके पारिवारिक सौहार्द को पुनर्जीवित करने के प्रयास में शिलाखंड से राह रोके पड़े थे। आपसी भावनाओं के सम्मान से ही रिश्तों को जीवित रखा जा सकता है, पर जब दूसरे का मान नगण्य और अपना हित ही सर्वोपरि हो जाए तो रिश्तों को बिखरते देर नहीं लगती। अजय ने अपने स्वाभिमान को दांव पर लगाने के बजाय संयुक्त परिवार से निर्वासन स्वीकार कर लिया था। धीरे धीरे नेहा की गोद भराई की तिथि नजदीक आती जा रही थी, पर दोनों भाइयों के बीच की स्थिति ज्यों की त्यों थी। और जब आज सुबह से ही विजय के घर में लाउड स्पीकर पर ढोलक की थापों की आवाज रह रहकर कानों में गूंजने लगी, तो अजय की पत्नी आरती न चाहते हुए भी पुरानी यादों में खो सी गई। वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। पता तब चलता है जब वह अपने पूरे वजूद के साथ सामने आता है। कल तक छोटी सी नेहा उसके आगे पीछे चाची चाची कहकर भागती रहती थी। उसका कोई काम चाची के बिना पूरा ही नहीं होता था, और आज वह एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है तो एक बार भी उसे अपनी चाची की याद नहीं आई। शायद अब भी उसकी माँ ने उसे रोक लिया हो, पर एक फोन तो कर ही सकती थी। जब उन लोगों को ही उसकी याद नहीं आती तो वह क्यों परेशान हो। उसने सिर झटक कर पुरानी यादों को दूर करना चाहा, पर वे किसी हठी बालक की तरह आसपास ही मंडराती रहीं। उसने ध्यान हटाने के लिए खुद को व्यस्त रखना चाहा, पर वे शरारती बच्चे की तरह उसकी उंगली पकड़कर उसे फिर अतीत में खींच ले गई। तीनों भाइयों विजय, अजय व कमल में कितना प्यार था। उसके ससुर राय बहादुर पत्नी के न होने की कमी महसूस करते हुए भी उनके द्वारा लगाई फुलवारी को फलता फूलता देख खुशी से भर उठते थे। उच्च पदासीन बेटे, आज्ञाकारी बहुएं व पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार के मुखिया अपने छोटे भाई के परिवार को भी कम मान व प्यार नहीं देते थे, जो उसी शहर में कुछ ही दूरी पर रहते थे। हर तीज त्योहार पर दोनों परिवार जब एक साथ मिलकर खुशियां मनाते तो घर की रौनक ही अलग होती थी। उनके खानदानी आपसी प्यार का शहर के लोग उदाहरण दिया करते थे, पर न तो समय सदैव एक सा रहता है और न ही एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर होती हैं। राय बहादुर के छोटे भाई भी उन्हीं की तरह सज्जन थे, परंतु कलेक्टर पति के पद के मद में डूबी उनकी पत्नी जाने अनजाने अपने बच्चों में भी अहंकार भर बैठी थी। पिता के पद का दुरुपयोग उन्हें घर में विलासिता व कॉलेज में यूनियन का नेता तो बना गया, पर न तो पढ़ाई में अव्वल बना सका और न ही मानवीय मूल्यों की इज्जत करने वाला संस्कारशील स्वभाव दे सका। जीवन में आगे बढ़ने के अवसर व्यर्थ के कामों में समय गंवाकर वे खुद ही अपना रास्ता अवरुद्ध करते गए। बीता समय तो लौट कर नहीं आता। आखिर मन मारकर उन्हें साधारण नौकरियों पर ही संतोष करना पड़ा। संतान ही माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा कराती है। जब कलेक्टर की बीवी अपने जेठ राय बहादुर के परिवार पर निगाह डालती, अपने बच्चों के साधारण भविष्य का एहसास उन्हें मन ही मन कुंठित कर देता। उन्होंने इसे कभी जाहिर नहीं होने दिया था। उन जैसे लोग अपने सुख से इतना सुखी नहीं होते जितना कि दूसरे के सुख से दुखी।
उनके अंदर के ईर्ष्यालु भाव से अनजान राय बहादुर की दोनों बहुएं आरती व भारती, जो देवरानी जेठानी कम बहनें ज्यादा लगती थीं, अपनी सास की कमी चचिया सास की निकटता पाकर भूल जाती थीं। यद्यपि विवाह के कुछ वर्ष बाद ही आरती को चचिया सास का वैमनस्य से भरा व्यवहार उलझन में डालने लगा था। चाची जी अक्सर उसके कामों में कोई न कोई कमी निकालकर उसे शर्मिंदा करने का बहाना ढूंढती रहती थीं और हर झिड़की के साथ वह यह जरूर कहती थी कि अजय अपनी पसंद की लड़की ब्याह तो लाया है, देखते हैं कितना निभाती है। इतनी अच्छी लड़की बताई थी पर जरा कान नहीं दिया। अपनी बात न रखे जाने का मलाल वाणी से स्पष्ट झलकता था। शायद इसीलिए वह चाची की आंख में सदैव कांटा सी खटकती रही। चोट खाए अहंग के कारण ही शायद चाची कभी किसी बात के लिए उसकी प्रशंसा न कर सकी। घर में शांति बनाए रखने के लिए व्यर्थ के वाद विवाद में न पड़कर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके वह उनके मन मुताबिक ही कर देती। आरती जितना झुकती गई उतना ही वे अजय व आरती के खिलाफ जहर घोलते हुए एक कूटनीति के तहत विजय व भारती के प्रति प्रेम प्रदर्शन करती गईं। दूध चाहे कितना ही शुद्ध क्यों न हो, विष की एक बूंद ही उसे विषैला बनाने के लिए काफी होती है। शुरू में तो भारती व आरती एक दूसरे का सुख दुख बांट लेती थीं, पर विजय व भारती का चाचा के परिवार के प्रति बढ़ता झुकाव, साथ ही अपने सगे भाई अजय व पिता की उपेक्षा से उनके आपसी रिश्तों में दूरियां आने लगीं। अच्छाई से अधिक बुराई अपना असर जल्दी दिखाती है। उनके इस पक्षपातपूर्ण रवैये का असर घर के निर्मल वातावरण को भी दूषित करने लगा था। आपसी प्यार का स्थान प्रतिस्पर्धा ने ले लिया। चचिया सास के प्रपंच से अनजान उनकी आंखों का तारा बनी भारती को भी अब अजय व आरती की हर बात में स्वार्थ ही नजर आता। उनके भले के लिए कही गई सही बात भी गलत लगती। कई कलाओं की जानकार आरती के पास जब जेठानी के बच्चे नेहा, नीतू व शिशिर अपने स्कूल की हस्तकला प्रतियोगिता के लिए वस्तुएं बनाना सीख रहे होते तो खुद को उपेक्षित समझ भारती इसे अपना अपमान समझती। अपने बच्चों का उन लोगों के प्रति स्नेह भी उसे आरती का षड्यंत्र ही लगता। अब तो हर चीज बाजार में मिलती है, खरीद कर दे देना। समय क्यों खराब कर रहे हो तुम लोग, उठो यहाँ से और पढ़ने जाओ, कहती हुई भारती बच्चों को स्वयं कुछ करने या सीखने की प्रेरणा से बिलक करती जा रही थी। राय बहादुर घर में आए इस बदलाव को महसूस तो कर रहे थे पर कारण समझने में असमर्थ थे, इसलिए केवल मूक दर्शक ही बनकर रह गए थे। इंसान बाहर के दुश्मनों से तो लड़ सकता है, किंतु जब घर में ही कोई विभीषण हो तो कोई क्या करे। अपनों से धोखा खाना बेहद सरल है। कहते हैं कि औरत ही घर बनाती है और वही बिगाड़ती भी है। यदि परिवार में एक भी स्त्री गलत मंतव्य की आ जाए तो विनाश अवश्यंभावी है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आरती की चचिया सास के निरंकुश शासन का साम्राज्य भी बढ़ता रहा। इस बात का तकलीफ देह अनुभव तब हुआ जब चाची जी के सौतेले भाई ने अपने बेटे के विवाह में बहन की नाराजगी के डर से अजय व राय बहादुर को विवाह का आमंत्रण पत्र ही नहीं भेजा। लोगों द्वारा उनके न आने का कारण पूछने पर उनका पैसों का अहंकार प्रचारित कर दिया गया। हालांकि चाचा जी ने इसका विरोध किया था, किंतु तेज तर्रार चाची के सामने उनकी आवाज न कारखाने में तूती बनकर रह गई थी। मृत प्रायः रिश्तों के ताबूत में आखिरी कील उन्होंने तब ठोक दी जब अजय के बेटे अंशुल के जन्मदिन की पार्टी में राय बहादुर द्वारा सानुरोध सपरिवार आमंत्रित होने के बाद भी केवल चाचा जी थोड़ी देर के लिए ही आकर रस्म अदायगी कर गए। केवल लोक लाज के लिए रिश्तों को ढोते रहने का कोई अर्थ नहीं रह गया था। इसलिए सगी भतीजी नेहा के विवाह आमंत्रण पर अजय ने साफ कह दिया कि यदि चाचा जी के परिवार को बुलाया गया तो हमारा परिवार नहीं जाएगा। हमेशा की तरह बिना कारण पूछे विजय छूटते ही बोला, अजय
तुम तो लड़ने का बहाना ढूंढते रहते हो, इसीलिए सब तुमसे दूर होते जा रहे हैं। अपने दूर क्यों हो रहे हैं यह आप नहीं समझ सकते, क्योंकि समझना ही नहीं चाहते। मैं न किसी से लड़ने जाता हूँ और न अहंकारी हूँ। हाँ, साफ कहने का मद्दा रखता हूँ और गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। मुझे तो भाई आश्चर्य इस बात का है कि जब वे आपको गलत नहीं लगे तो मैं क्यों लग रहा हूँ। या तो आपको पूरी बातें पता ही नहीं है, या मेरी इज्जत आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। कोई हो या ना हो, पर पिताजी मेरे साथ हैं और यही मेरे लिए काफी है। अजय एक सांस में बोल गया। तुम्ही लोगों को शिकायतें रहती हैं। पिताजी तो मेरे यहाँ हर फंक्शन पर आते हैं और चाचा जी व अन्य सबसे ठीक से बोलते भी हैं। संतान का मोह ही उन्हें खींच कर ले जाता है। संतान चाहे कितना भी दुख दे, माँ बाप का प्यार तो निस्वार्थ होता है। आपने कभी उनका दर्द महसूस ही नहीं किया। रही बात चाचा जी से पिताजी के बोलने की, तो हम लोग उस स्तर तक असभ्य नहीं हो सकते कि कोई बात करे तो जवाब न दें, या अपने घर फंक्शन पर बुलाकर खाने तक के लिए न पूछें। क्या आपके लिए चाचा जी सगे भाई व पिता की खुशी से भी ज्यादा बढ़कर हैं? जो भी हो, पर अजय अब केवल तुम्हारे लिए मैं चाचा जी के पूरे परिवार को तो नहीं छोड़ सकता। उन्हें तो अपनी बेटी नेहा के विवाह में बुलाऊंगा ही। विजय जैसे कुछ सुनने समझने को तैयार ही न था। तो ठीक है, हमें ही छोड़ दीजिए, भारी मन से कह अजय सबके बीच से उठकर चला गया था। पर इस एक पल में अंदर कितना कुछ टूट गया कौन जान सका। एक क्षण को विजय अपने ही शब्दों की चुभन से आहत हो उठा था, किंतु बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली तो वापस नहीं हो सकती। उस दिन का व्याप्त सन्नाटा आज तक नहीं टूट पाया था। तभी महरी की आवाज से आरती की तंद्रा भंग हो गई। बीबी जी, आप नहीं जाएंगी? नेहा बिटिया की गोद भराई पर आंखों में कुटिल भाव लिए पल्लू से हाथ पोंछती महरी ने पूछा था। तुम्हें इससे क्या मतलब है? जाओ अपना काम करो। उसकी चुगलखोरी की आदत से अच्छी तरह परिचित आरती ने उसे झिड़क दिया। वह मुंह बनाती हुई चली गई। आरती ने जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मन की थकान से तन भी क्लांत हो उठा था। वह कुर्सी पर अधलेटी सी आंखें बंद कर बैठ गई। घर में फैले तनाव को भांपकर दोनों बच्चे अंशुल व आकांक्षा स्कूल से आकर चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में पढ़ने का उपक्रम कर रहे थे। अजय के आने में देर थी। विजय का बेटा शिशिर जब बुलाने आया तो पिताजी न चाहते हुए भी उसके साथ नेहा की गोद भराई में चले गए थे। घर के एकांत में लाउड स्पीकर पर गानों की आवाज से ज्यादा पुरानी यादों की गूंज थी। आपसी रिश्तों में खिंचाव व नया मकान बन जाने पर अजय अपने परिवार व पिता के साथ पुश्तैनी मकान, जिसमें विजय का परिवार भी रहता था, छोड़कर पास ही बने अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गया था। दिलों में एक दूसरे के प्रति प्यार होते हुए भी न जाने कौन सी अदृश्य शक्ति उनके संबंधों को पुनः मधुर बनने से रोकती रही। स्थान की दूरी तो इंसान तय कर सकता है, पर दिलों के फासले दूर करना इतना आसान नहीं है। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। अन्यमनस्क सी आरती ने उठकर द्वार खोला तो सगे देवर कमल व उसकी पत्नी पूजा को आया देख सुखद आश्चर्य से भर उठी। आइए, अंदर आइए। कमल भैया, पूजा कब आए लंदन से? अपनों से मिलने की प्रसन्नता आंखें नम कर गईं। भाभी बस अभी 2 घंटे पहले ही पहुंचे हैं। पर यह सब हम क्या सुन रहे हैं? आप लोग सगाई में शरीक नहीं होंगे? अंदर आकर कमल और पूजा ने आरती का पैर छूते हुए पूछा तो अनायास ही उसकी आंखें भर आईं। पूजा को उठाकर गले से लगाती हुई बोली, लोग तो अपने देश में रहकर भी आपसी सभ्यता व संस्कार याद नहीं रखते, तुम लोग विदेश जाकर भी भूले नहीं हो। हाँ भाभी, विदेश में सब कुछ मिलता है, हर चीज पैसों से खरीदी जा सकती है, पर बड़ों का आशीर्वाद और प्यार बाजार में नहीं बिकता। सच, आप सबकी वहाँ बहुत याद आती है। चलिए तैयार हो जाइए। ऐसा भी कहीं हो सकता है? घर में शादी है और आप लोग यहाँ अकेले बैठे हैं।
पूजा मनोहार करती सी बोली। आरती के चेहरे पर कई रंग आकर चले गए। तभी अजय भी आ गए। बरसों बाद मिले सब एक दूसरे का सुख दुख बांटते रहे। आखिर कमल के बहुत पूछने पर अजय ने उनको अपने न जाने की वजह बता दी। यहाँ इतना कुछ हो गया और आप लोगों ने हमें कुछ बताया ही नहीं। उन सब की ज्यादतियों का हिसाब तो हम लोग लेकर ही रहेंगे। अभी तो आप चलिए, वरना हम भी नहीं जाएंगे। और आप खुद को अकेला ना समझे भैया, मैं हूँ ना आपके साथ। कमल उत्तेजित होकर बोला, जहाँ इज्जत न हो वहाँ न जाना ही बेहतर है। यह हमारा अहंकार या जिद नहीं, स्वाभिमान है। हद तो यह है कि चाची जी के भाई सौतेले होकर भी उनकी गलत बात मान लेते हैं और हम अपने सगे भाइयों से सही बात मानने की आशा न रखें। वे मुझे ही गलत समझते हैं और तो और पिताजी की इच्छा का भी उनके लिए कोई महत्व नहीं है। उदासी अजय की आवाज से साफ झलक उठी थी। एक नज़र सब पर डालकर वह फिर कहने लगे, इस निर्णय तक मुझे पहुंचने में तकलीफ तो बहुत हुई, पर अब कोई दुख नहीं है। इसी बहाने मुझे अपने और बेगानों की पहचान तो हो गई। हम लोगों के जाने न जाने से वहाँ किसी को क्या फर्क पड़ रहा है। एक बार भी किसी को इस परिवार की याद आई? आरती कह ही रही थी कि उसके कानों में नेहा के ये शब्द पड़े, चाची जी मुझे तो आपकी बहुत याद आ रही थी। आना तो मैं बहुत पहले ही चाहती थी, पर बस सोचती ही रह गई। अब तो जल्द ही मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझसे कैसी शिकायत? नेहा की आवाज सुनकर सब चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। सितारों जड़ी गुलाबी साड़ी में सजी नेहा बेहद खूबसूरत लग रही थी। अचानक उसे यूं अपनी छोटी बहन के साथ आया देख सब हतप्रभ रह गए थे। पगली, तुझसे कैसी शिकायत? तुम तो हमारी बच्ची ही हो, पर तुम इस समय यहाँ घर में तुम्हारी ससुराल वाले आते ही होंगे। आरती ने प्यार से नेहा को अंदर लाकर सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं चाची जी, उनको बताकर आई हूँ। सब आप लोगों का ही इंतजार कर रहे हैं। पापा अपने चाचा चाची को नहीं छोड़ सकते, तो मैं भी अपने चाचा चाची को नहीं छोड़ सकती। जब तक आप लोग नहीं आएंगे मैं भी गोद भराई पर नहीं बैठूंगी। नेहा ने अपना निर्णय सुनाते हुए पास ही खड़े छोटे चचेरे भाई बहन को गले से लगा लिया। और तुम भी तैयार हो जाओ, फेरों पर जीजा जी के जूते नहीं चुराओगी। आकांक्षा व अंशुल आशा भरी नजरों से अजय व आरती को देखने लगे, जो असमंजस में थे। तभी कमल उत्साहित होकर बोल उठा, ये हुई ना बात, अब तो भैया आपको चलना ही होगा। नेहा के प्यार व अपनत्व ने सबके दिलों को झकझोर दिया था। एकाएक नेहा कितनी समझदार व बड़ी लगने लगी थी। उसके आत्मविश्वास व प्यार भरे अधिकार ने एक बारगी सबको अभिभूत कर दिया था। कोई भी नफरत की दीवार अपनों के रिश्तों के प्यार से ज़्यादा मजबूत नहीं होती, ढह ही जाती है। जरूरत केवल समय पर एक ईमानदार प्रयास करने की होती है। बरसों तक हिमआच्छादित हिमखंड के अंदर बहते निर्मल जल के सोते जैसे अचानक राह मिलते ही बह निकलते हैं। यत्नपूर्वक अब तक रोके गए बहते आंसू ही उनके प्यार की अभिव्यक्ति बन गए थे। हाँ, तुम लोगों को आना ही होगा। तभी दरवाजे से अंदर आते चाचा जी का स्वर सुनाई दिया, जाने अनजाने तुम लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, मुझे इसका दुख है। खैर, अब दिल में कुछ न रखो, यह सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। याद रखो, बंद मुट्ठी ही 1.25 लाख की होती है। मुझे माफ़ कर दो बहू, चचिया सास पश्चाताप से भरे स्वर में कह रही थी। नेहा ने मेरी आंखें खोल दी हैं, ईर्ष्या ने मुझे विवेकहीन बना दिया था। कहो तो मैं तुम दोनों के पैर भी सकपकाकर आरती पीछे हट गई। अरे अरे, आप यह क्या कर रही हैं? आप तो हमारी बड़ी हैं। हाँ, बड़ी तो हैं, पर इन्हें बड़ों के फर्ज नहीं, केवल अधिकार ही याद रहे। पहली बार सबने चाचा जी को गरजते हुए सुना। बड़प्पन बनाए रखने के लिए आचरण भी तो मर्यादित होना चाहिए। चाचा जी के और अधिक उग्र क्रोध का लक्ष्य बनने से चाची जी को बचाते हुए अजय बोला, अब छोड़िए भी चाचा जी,
पश्चाताप का एक आंसू ही सारे गिले शिकवे दूर कर देता है। अपनी गलती का एहसास करके क्षमा प्रार्थी होना ही सबसे बड़ा बड़प्पन है। आप लोगों ने मेरे लिए इतना सोच लिया, यही पर्याप्त है। शाम का अंधेरा घिर आया था। कुर्सी से जल्दी उठकर उसने स्विच ऑन किया तो कमरा दूधिया प्रकाश से नहा उठा। रात्रि के 9 बज रहे थे। बाहर शाम से चीख रहे लाउड स्पीकर शांत हो चुके थे। सपनों की दुनिया से यथार्थ के धरातल पर आने में उसे कुछ ही पल लगे थे। तब तक टेलीविज़न देख रहे बच्चों ने दरवाज़ा खोल दिया था। अजय अंदर आते हुए उसे उनिंदा सा देख पूछ रहे थे, क्या हुआ, सो रही थी? हाँ, शायद झपकी सी आ गई थी, पर अब जाग गई हूँ। आइए खाना लगाती हूँ। रसोई की तरफ बढ़ती आरती सोच रही थी कि अवचेतन ने स्वप्न में उनकी आशाओं को मूर्त रूप तो दे दिया था, पर यथार्थ कितने कठोर होते हैं। बिल्कुल हिमशैल की तरह, जिसका केवल 1/4 भाग ही नजर आता है, शेष जलमग्न रहता है। जिंदगी स्लेट पर लिखी इबारत तो नहीं जिसे पसंद न आने पर मिटाकर पुनः लिख दें। यह तो अमिट शिलालेख है जिसे चाहते न चाहते हुए भी हमें पढ़ना ही है। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की जरूरी सीख भी देती है। मित्रों, कहानी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।